इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों एहसास करने वाले दिलों और गौर व फिक्र करने वाले दिमागों को अस्सलामु अलैकुम। आपको एक मर्तबा फिर ज़िंदगी की केमिस्ट्री के लेक्चर में खुश आमदीद। हाँ जी, ज़िंदगी की केमिस्ट्री, लाइफ केमिस्ट्री भी कह देते हैं इंग्लिश में, और केमिस्ट्री वाले इसको बायो केमिस्ट्री कह लेते हैं। ज़िंदगी की भी क्या केमिस्ट्री है, गम ज़िंदगी गम बंदगी गम दो जहां गम जाविदां, मेरी हर नज़र तेरी मुंतज़र तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। चलें जी, ज़िंदगी के गम और ज़िंदगी के इम्तिहान तो चलते रहेंगे। हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। ठीक है जी, लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले हमने आपको मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और होमोपोलीसेक्राइड्स के बारे में बता दिया था। और आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट क्लास हेट्रोपोलीसेक्राइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हम दोबारा एक दफ़ा अपनी क्लासिफिकेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं। पोलीसेक्राइड्स होमोपोलीसेक्राइड्स होते हैं और हेट्रोपोलीसेक्राइड्स होते हैं। हम सिर्फ यहीं से बात शुरू करेंगे। होमोपोलीसेक्राइड्स हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और किटन्स ये डिस्कस कर लिए थे आगे। अच्छा जी, हेट्रोपोलीसेक्राइड्स की क्लासेस आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन भी हैं, इनको टाइप्स भी कह देते हैं। टाइप्स की बुनियाद पे दो बनती हैं वैसे, और ये क्लासिफिकेशन के हवाले से चार बन जाती हैं। हाइपरन्स, कॉन्ट्रेंट सल्फेट्स, हेलुरोनिक एसिड्स, केराटिन सल्फेट्स, इनको हम बारी बारी इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज हमारी डिस्कशन का जो मोस्टली फोकस रहेगा वो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स पे ही रहेगा। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को दूसरे लफ्ज़ों में म्यूकोपोलीसेक्राइड्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलें जी, पहले बात करते हैं जी हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स क्यों कहते हैं? हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स हैं, और एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। वो एक से ज़्यादा टाइप्स के जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो बेसिकली अमाइनो शुगर्स और यूरानिक एसिड्स हैं। अमाइनो शुगर्स को मोनोसेक्राइड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, और दूसरे में यूरानिक एसिड्स। इसमें सिर्फ ग्रुप की का डिफरेंस है। अमाइनो शुगर्स में जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइंस। और यूरोनिक एसिड्स में ग्लूकुरोनिक एसिड्स और इसके 5 एपीमर्स मज़ीद भी हो सकते हैं मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। अच्छा जी, अब इसमें के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो डाइसेक्राइड्स हैं। हमने पहले ऑलरेडी जो स्टार्च डिस्कस किया वो इससे पहले, और हमने सेलुलोज डिस्कस किया। उसमें एक ही मोनोसेक्राइड जो था वो रिपीटिंग यूनिट्स था। इसमें जो है वो डाइसेक्राइड जो होगा वो रिपीटिंग यूनिट्स होगा, ये जहन में रखिएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर भी आपको शो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस और एन एसिटाइल्स ग्लैक्टोसामाइंस, इनकी स्ट्रक्चर्स, और ये ग्लूकुरोनिक एसिड्स की बुनियादी स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, ये इनकी बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें थोड़ी चेंजेस आ सकती हैं विद द चेंज इन क्लास। आज वो आपको आगे पता लगता चला जाएगा। अच्छा जी, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स या फिर ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन, जीएजीज से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। ये बिल्कुल स्टार्च की तरह ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। रिपीटिंग डाइसेक्राइड्स यूनिट होता है इसके अंदर। ठीक है जी, ये प्रोटियोग्लाइकेन्स आमतौर पे भी कहा जा सकता है इनको। प्रोटियोग्लाइकेन्स प्रोटीन्स के साथ भी बाइंड हो सकते हैं ये बॉडी के अंदर। दे आर लॉन्ग अनब्रांच मॉलिक्यूलर वेट्स रिपीटिंग डाइसेक्राइड्स यूनिट्स, वन आर बोथ शुगर कंटेन सल्फेट ग्रुप। ठीक है, जो शुगर्स ग्रुप होते हैं उनमें से एक शुगर ग्रुप यानी डाइसेक्राइड्स है तो एक के अंदर सल्फेट ग्रुप हो सकता है, या दो दूसरे के अंदर सल्फेट ग्रुप हो सकता है, या दोनों के अंदर ही नहीं हो सकता। वो एक ही एग्जाम्पल है, उसने बता दिया है हेलुरोनिक एसिड्स की। ठीक है, इसमें सल्फेट ग्रुप नहीं होता, बाकी में सल्फेट ग्रुप होता है। अब ये क्या कहता है जी, इसका मेन फंक्शन क्या है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको हेट्रोपोलीसेक्राइड्स को? इस वजह से पढ़ने जा रहे हैं, दे हैव ए स्पेशल एबिलिटी टू बाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दे आर प्रोड्यूसिंग जेल लाइक मैट्रिक्स।
ये एक तो वाटर को बाइंड करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर, और दूसरा जेल लाइक मैट्रिक्स बनाता है, और ये जेल लाइक मैट्रिक्स जो है हमारी बॉडी के अंदर कई ग्राउंड सब्सटेंसेस की बेसिस बनाता है, जैसे साइनोविल फ्लूइड्स है, वो साइनोविल फ्लूइड्स है, कार्टिलेजेस हैं, ठीक है जी। ये हाइड्रोपोलिसक्राइड्स की मरहून मिन्नत है। और दूसरा ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन्स और पोटाशियम आयन्स को भी बाइंड करके रखता है, और टिश्यूज़ और सेलुलर सिस्टम को सपोर्ट दे रहा होता है। वाटर साल्ट को हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करने में हेल्प करता है। डेफिनेटली जब साल्ट के आयन्स को अपने साथ बाइंड कर लेगा तो उसको बैलेंस करने में भी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या काम है, ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन में मीडिएटिंग का काम कर रहा होता है। यानी 2 सेल या के दरमियान में, या 3 सेल या 4 सेल के दरमियान में जो मीडिया होता है वो बेसिकली जेल लाइक मैट्रिक्स ही होता है। वो जेल लाइक मैट्रिक्स जो है म्यूकोपोलिसक्राइड्स होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस द पार्ट ऑफ विच जेल लाइक सब्सटेंस वाटर साल्ट। इन जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर डेफिनेटली वाटर भी हो, साल्ट भी होगा, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, और साथ में ये पोलिसक्राइड्स। अच्छा जी, ग्राउंड सब्सटेंस की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, साइनोविल फ्लूइड्स हैं। अच्छा जी, टाइप्स के हवाले से बात करें तो इसकी 2 टाइप्स बनती हैं। एक ऐसी टाइप्स हैं ग्लूकोसामीन्स की जिसमें सल्फेट ग्रुप नहीं होता, सल्फेट फ्री ग्रुप होते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने पहले दी थी, हेलोरॉनिक एसिड्स, और दूसरा है सल्फेट कंटेनिंग ग्रुप्स है, जिसमें कॉन्ड्रोटन सल्फेट्स है, हैपरन्स है, करटन सल्फेट्स और डर्मेटन सल्फेट्स हैं, ठीक है जी। इसका टाइप्स के वाले से इसकी 2 टाइप्स बन जाएंगी, एक सल्फेट कंटेनिंग और सल्फेट फ्री। अच्छा जी, हेलोरॉनिक एसिड्स को और नाम क्या दिया जा सकता है, हेलरोनेन्स भी कह देते हैं और हेलरोनेट भी कह देते हैं, ये HA भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेल लाइक अमीनोग्लाइकेन्स है, टिश्यू स्पेस के अंदर पाया जाता है, सनोवियल फ्लूइड्स के अंदर पाया जाता है, जॉइंट्स के। विट्रस ह्यूमर्स ऑफ आइज और एक्ट एज ए बाइंडिंग लुब्रिकेंट्स एंड प्रोटेक्टिव एजेंट्स। हमारे आइज़ के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हर लिक्विड सा रहता है, वो भी हेलुरोनिक एसिड्स की वजह से है। हेलुरोनिक एसिड यूनिक अमंग द ग्लूकोसामीन्स glycans because it does not contains sulfate, it is found covalently bound to the protein। मैंने प्रोटियोग्लाइकेन्स भी इस वजह से कहते हैं ना, प्रोटीन के साथ ये कोवेलेंटली बाइंड होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी ख़ास बात ये होती है कि इसमें सल्फेट ग्रुप भी नहीं होता। इट इज़ और उसके साथ प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बाउंड नहीं होते, बाकी जो है वो कोवेलेंटली बाउंड हो सकते हैं, ये नहीं होते। ये नॉन कोवेलेंट लिंकेज होती है कम्प्लेक्सेस विद प्रोटियोग्लाइकेन्स के हवाले से। हेलुरोनिक एसिड्स पॉलीमर जो होते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा मालिक्यूलर मैस के हवाले से लार्ज होते हैं, 100 to 10,000 किलो डाल्टन इनका मैस हो सकता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पहले ही बताया था डाइसक्राइड रिपीटिंग यूनिट है। अब इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड है और दूसरा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन है, एन एसिटाइल। ये 2 डाइसक्राइड्स हैं। अब ये रिपीट होते जाएंगे 100 to 10,000 तक, ये हेलुरोनिक एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सिनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर्स ऑफ आइज में पाया जाएगा, स्किन एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो मूव करते हैं हमारे, जिसकी वजह से, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कार्टिलेजेस, एपिथेलियल, न्यूरल टिश्यूज़ के अंदर ये इनकी पाए जाने के इम्कानात तो ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अच्छा, जिनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जेल मेड ऑफ हेलुरोनिक एसिड्स हैव ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ टू कंप्रेशन। यानी हमारी बॉडी पे दबाव पड़ता है कहीं इन्हीं पार्ट्स के ऊपर, हमारे जॉइंट्स के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि वो उसको सह जाते हैं हमारी बॉडी। वो किस वजह से सह जाती है, इस शॉक्स को या उन कंप्रेशंस को, हेलुरोनिक एसिड्स की वजह से। अच्छा जी, इट मेक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लूज बिकॉज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वाटर। सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है वो भी इसी वजह से, वो पहले हमारी बात हो चुकी है इसके बारे में हवाले में। और सेक्रेटेड बाय सरकैरिया, इन्फेक्टिव सरकैरिया के बारे में आपको पहले थोड़ा सा पता होगा, लार्वल स्टेजेस होती है एक। अच्छा, इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ बिल हॉरासियस टू हेल्प पेनिट्रेशन ऑफ स्किन्स, ठीक है जी। वो तो उनमें भी है, वैसे भी ये समझा जाता है कि हमारे बॉडी के जहाँ पे ज़ख़म लग जाए इंटरनली एक्सटर्नली, तो उनकी हीलिंग में भी, रिपेयरिंग में भी काम करता है। इसी वजह से इसकी मेडिसिन
के तौर पे तो इसका यूज़ थोड़ा कम है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ ज़्यादा है हियलुरोनिक एसिड सीरम के तौर पे। इसके मेन यूज़ यानी कि आर्टिफिशियल, जो आप कभी मूवीज़ में ड्रामों में आंसू देखते हैं, उनकी आंखों में ही हियलुरोनिक एसिड का सीरम डाला जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल आंसू भी बन जाते हैं। तो इसके लिए पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा, ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर, ठीक है, जिसको स्किन, ताकि वो जहाँ पे ज़ख़म हो या ड्राईनेस हो उसको हील भी कर दे और स्किन को ड्राई होने से भी बचा लेता है। ये इसका वैसे हियलुरोनिक एसिड्स का मेडिकल या कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज़ इस तरह होता है। अच्छा जी, कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स। कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स जो है वो ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन्स सल्फेट कंटेनिंग ग्रुप होता है। इसके अंदर डाइसक्राइड्स के अंदर एक तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन्स होता है और ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। ये डाइसक्राइड्स का इसका रिपीटिंग यूनिट्स है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन अटैच प्रोटीन एज ए पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन, यानी ये कोवेलेंटली बाइंड होता है प्रोटीन के साथ। कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स कैन हैव ए ओवर 100 इंडिविजुअल शुगर्स मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ विच कैन बी सल्फेटेड। हर किसी शुगर मालिक्यूल्स हैं, जैसे ये ग्लैक्टोसामीन्स है, इसको शुगर मालिक्यूल कहते हैं, लेकिन इनमें सल्फेट ग्रुप ज़रूर होता है, याद रखिएगा। अब देखें स्ट्रक्चर के हवाले से भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर ये सल्फेट, अच्छा इस सल्फेट ग्रुप की पोजीशन कोई हर जगह फिक्स नहीं है। ये सल्फेट ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन ये पूरे मालिक्यूल के अंदर कहीं चेंज भी कर सकता है। एन ग्लूकोरेन, ग्लूरोनिक एसिड्स एंड एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन 4 सल्फेट्स, ये एग्जैक्ट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये इसका रिपीटिंग यूनिट्स होगा डाइसक्राइड्स के हवाले से कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स का। अच्छा जी, कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज में, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, अर्टा, स्किन्स, कॉर्निया के अंदर पाया जाता है। इट हैज़ ए रोल इन बाइंडिंग कोलेजन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आप जानते हैं, कोलेजन ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, होल्डिंग द फाइबर्स टूगेदर। ये फाइबर्स को भी हमारी बॉडी के अंदर जोड़ के रखता है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज, जो आमतौर पे कार्टिलेज हम किसको कह रहे होते हैं हम, जैसे हमारी कान की हड्डी है, इसको आप कार्टिलेज कह सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज इज़ वेट बेयरिंग ड्यू टू द कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स, ठीक है जी। कार्टिलेज के अंदर जो वेट बर्दाश्त करने की जो कुव्वत होती है वो कहते हैं कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट्स की वजह से होती है जी। कॉन्ड्रोइटेन सल्फ इज डाइटरी सप्लीमेंट्स भी है मेडिसिन के अंदर। ऑस्टियो आर्थरिट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी हाथों की जो उंगलियां हैं उनका टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना, तो उनको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए वक्त के साथ साथ ये आ जाता है ऑस्टियो आर्थरिट्स की बीमारी, लेकिन इसको ठीक करने के लिए इसको मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, इट इज़ सोल्ड टुगेदर ग्लूकोसामीन के साथ इसको मिला के वैसे आमतौर पर सोल किया जाता है। इसे वेटरनरी मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ये एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी रखता है और इसको कहा जाता है इसकी ये वाउंड हीलिंग के तौर पे भी काम करता है। इस वजह से वेटरनरी मेडिसिन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हाइपरन्स है। हाइपरन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अनब्रांच पॉलीसेकेराइड चेन का। वो तो इसमें कौन से यूनिट्स होंगे? एल ड्रोनिक एसिड्स और एल और डी ग्लूकोसामीन्स, ये दो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे डाइसेक्राइड्स के तौर पे। मॉलिक्यूलर मास जो है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का 2 to 4 किलो डाल्टन्स हो सकता है। 1/3 ऑफ पॉलीसेकेराइड्स कंटेन स्पेसिफिक एंटी थ्रोम्बन बाइंडिंग पेंटासेकेराइड सीक्वेंस होती है इसके अंदर। हेपरन जो है इस ब्लड थिनर के तौर पे भी इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन लीवर प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल ऑफ लीवर। लीवर के मास्ट सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होता है। ये एंटीकोगुलेंट, ये हमारी ब्लड को थिन रखता है, थिक नहीं होने देता। लंग्स में, थाइमस में, स्प्लीन्स में, वाल ऑफ लार्ज आर्टरीज में स्मॉल क्वांटिटीज ब्लड में पाया जाता है ताकि हमारी ब्लड को रेगुलेट करता रहे। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरीन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखें सल्फेट ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन को अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है। पहले वाले में कॉन्ट्री सल्फेट में 4 पोजीशन पे था, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि सल्फेट पोजीशन की जो जगह है वो चेंज हो सकती है। ठीक है जी। सल्फेट ऑन C2 ग्रुप आप देखें एड्रियोनिक सल्फेट्स के एड्रियोनिक एसिड्स के अंदर जो है वो भी सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है। पहले जितनी भी स्ट्रक्चर पड़ी हैं वो दोनों मोनोसेकेराइड्स जो थे
दोनों में जो था वो ज़रूरी नहीं था कि सल्फेट ग्रुप लगा हो, इसमें दोनों में ही सल्फेट ग्रुप मौजूद है। इसमें C3 कार्बन पे भी है और यहाँ से पहले हाइड्रोनिक एसिड्स का C2 कार्बन पे है, ये पोजीशन C2 कार्बन, और ग्लूकोसामीन्स के अंदर C3 कार्बन पे भी सल्फेट ग्रुप लगा हुआ और C6 कार्बन पे भी सल्फेट ग्रुप लगा हुआ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, फंक्शन के एंटीकोगुलेंट्स के तौर पे काम करता है और स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द एब्जॉर्ब्ड फैट्स। ठीक है जी, फैट्स को अब्जॉर्ब करने में काम करेगा, फैट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना थिकनेस बढ़ेगी ब्लड की। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स हैं एंटरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस एंड पार्टिसिपेट इन द सेल एडहेजन एंड सेल टू सेल इंट्रैक्शन। ठीक है जी, इसके अलावा दूसरे भी के काम कर रहे होते हैं सेल टू सेल इंट्रैक्शन के अलावा, सेल टू सेल इंट्रैक्शन के साथ। अच्छा जी, मेन फंक्शन इसका जो है वो हमने बता दिया है। आमतौर पे हाइपरन जो है वैसे इंजेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको एज ए ब्लड थिनर के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं मेडिसिन के अंदर। हाँ जी, डर्माटन सल्फेट्स के अंदर कौन से डाइसक्राइड्स मौजूद हैं? एक तो डाइसक्राइड्स के अंदर इसमें डाइसक्राइड की रिपीडिंग यूनिट होगा और एक में इसमें पार्ट होगा एल एड्रोनिक एसिड और दूसरा होगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन्स, और ग्लैक्टोसामीन सल्फेट ग्रुप सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे होगा। एनिमल टिश्यूज़ में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है जी, रिजेंबलिंग होती है दूसरे भी हाइपरन सल्फेट जो हैं और कॉन्ड्रेंट सल्फेट, वो भी वैसे एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। एंटी थ्रोम्बन प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर टू हेपरन, ये हेपरन भी ब्लड थिनर के तौर पे इस्तेमाल का होता है, ये भी एंटी थ्रोम्बन एबिलिटी रखता है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको ताकि याद रहे इसकी स्ट्रक्चर जी। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है? इसका कागुलेशन है काम एक तो डर्माटन सल्फेट में हैव रोल्स कागुलेशंस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अंदर, कार्सिनोजेंसिस, इन्फेक्शंस, वाउंड रिपेयर्स, तकरीबन सारे ही जितने भी हेट्रोपोलिसक्राइड्स हैं कहीं ना कहीं वाउंड रिपेयरिंग में उनका रोल होता है, इन्फेक्शंस को ठीक करने में, वाउंड को रिपेयर करने में। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा केराटिन सल्फेट, लास्ट केराटिन सल्फेट्स के अंदर 2 ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन्स हो सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और उसमें रिपीटिंग यूनिट जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन्स और ग्लैक्टोज, दूसरा ग्लैक्टोज होता है, बट डिफरेंट स्लाइटली इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स एंड लोकलाइजेशंस। इट अकर इन द कार्टिलेज में पाया जाता है, कॉर्निया में, हमारी आँख के कॉर्निया में होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर, न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है हमारे जॉइंट्स का, जब एक कार्टिलेज जो डिस्क होती है उसका इनर कोर जो होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। और अच्छा जी, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सक्रीट हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सक्रीट हो जाए तो ये एक बीमारी पैदा करता है, उसको आमतौर पर मार्कस सिंड्रोम्स कहते हैं। मार्कस सिंड्रोम्स की एक शक्ल है, इस बच्चे के हाथ जो हैं आप देख रहे हैं वो टेढ़े हैं, गर्दन इसकी नहीं है, इसका मतलब ये है, और पाँव भी इसके टेढ़े होते हैं, और इसका जो आइज़ होती हैं, जो कॉर्निया होता है ये भी मुतासर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कमुलेशन होने की वजह से धुंधलापन आ सकता है। ये केराटिन सल्फेट्स बहुत ज़्यादा सक्रीट होता है इनके अंदर, ये पैदाइशी बीमारी होती है। ठीक है जी, और ज़्यादा बच्चों में नहीं है, 20 लाख बर्थ में से 1 या 2 बच्चों के अंदर ये बीमारी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मार्कस सिंड्रोम्स इसके अलामात कहा जाता है इस बीमारी को मेडिकल के अंदर। ठीक है जी, ये ज़्यादा केराटिन सल्फेट अकमुलेशन की वजह, जॉइंट्स के अंदर जो है इसकी सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, जब ये सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये ऐसी सिंड्रोम्स पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, ग्लैक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। हालांकि जो हम मोस्टली हमने देखा कि यूरानिक एसिड्स होते थे, अब इसमें यूरानिक एसिड्स नहीं है, इसमें यूरानिक एसिड की जगह ग्लैक्टोज है। ठीक है जी। अच्छा, कहाँ पे पाया जाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में है, कॉर्निया में, कार्टिलेज में, बोन में होता है। फंक्शन क्या करता है? इट इज़ अकर कॉर्निया एंड स्केलेटल टिश्यूज़। इट कीप द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, इस हमारे कॉर्निया को मेन फंक्शंस का ट्रांसपेरेंट करना भी है, लेकिन जो है वो मार्केस सिंड्रोम्स के अंदर
कॉर्निया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स को जो मार्की सिंड्रोम्स के होते हैं, इनकी आइज़ जो हैं वो ज़्यादा वाटरी रहती हैं नॉर्मल इंसानों की निस्बत। ठीक है जी, उम्मीद है आपको हेट्रोपोलिसैकेराइड्स समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको बार बार आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसको ख़ुद सर्च भी करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हम लेक्चर में सारे का सारा जो है वो वाइंड अप नहीं कर सकते, लेकिन जितना इसके मेन पॉइंट्स थे वो हमने सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।